भाग 4। रमेश पुलिस थाने से निकलकर अपनी मोटरसाइकिल की तरफ जा रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन जेब से निकालकर देखा, उसके दोस्त सतीश का फोन था। रमेश ने फोन उठा लिया, अपनी मोटरसाइकिल से टिक कर बात करने लगा। उस तरफ से सतीश ने कहा, अभी घर पहुंचा तो अम्मा से पता चला कि तुम आए थे। फिर मन्नू ने बताया कि तुमने फोन करने को कहा था। क्या बात है, अचानक कैसे आना हुआ? मिलकर बताता हूं। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। नहीं, वहां खुलकर बात नहीं हो पाएगी, अपने अड्डे पर मिलते हैं। लेकिन अभी मैं काम से बाहर आया था, गांव पहुंचकर फोन करता हूं, तब तुम निकलना। सतीश उसकी बात पर राजी हो गया। रमेश ने फोन काट दिया। वापस जाने से पहले वो रघुनाथ सिंह के बारे में कुछ पता लगाना चाहता था। उसे याद आया कि उसने थाने से कुछ दूरी पर एक चाय की टपरी देखी थी। ऐसी जगहों से आसानी से सूचनाएं मिल जाती हैं। यह सोचकर उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चाय की टपरी की ओर चल दिया। चाय की टपरी पर हमेशा की तरह 2-3 लोग बैठे थे। वो सभी चाय का इंतजार कर रहे थे। रमेश ने भी अपने लिए एक चाय का ऑर्डर दिया। वो वहीं पड़ी बेंच पर बैठ गया। उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने कहा, भैया बैठना पड़ेगा कुछ देर, अभी तो थाने का ऑर्डर जाएगा। रमेश ने देखा कि चाय की भट्टी के बगल में एक दूसरी भट्टी थी, उसमें बड़ी सी कढ़ाई में समोसे तले जा रहे थे। उस आदमी ने बिना पूछे ही आगे की सूचना भी दे दी। रोज कुछ देर बाद ऑर्डर आता है, पर आज जल्दी आ गया, इसलिए हम लोग बैठे हैं। रमेश जब थाने में था तो उसने पुलिस वालों को कहते सुना था कि भूख लगी है, ऑर्डर भिजवाओ। तब वो समझ नहीं पाया था कि ऑर्डर कहां जाना है। अब समझ में आ गया था। रमेश के बगल में बैठा व्यक्ति बातें करने के मूड में था। रमेश भी उसे टाल नहीं रहा था, वो भी उससे बातें कर रहा था। वो चाहता था कि जब वो व्यक्ति कुछ खुल जाए तो उससे रघुनाथ सिंह के बारे में पूछे। इसलिए जब उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने पूछा कि क्या वो इस गांव का नहीं है, तो वो मुस्कुरा कर बोला, हाँ भैया, यहाँ के नहीं है, लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से? कोई विशेष काम था क्या? हाँ, यहां किसी से मिलना था। किससे मिलना था भैया? रघुनाथ सिंह हैं, दरअसल दूर का रिश्ता है, उनके ब्याह में आ नहीं पाए थे, इसलिए मिलने आए थे। उस व्यक्ति ने रमेश को कुछ अजीब निगाहों से देखा। रमेश को यह एहसास हो गया कि वो जरूर ही रघुनाथ सिंह के बारे में जानता है। उस व्यक्ति ने पूछा, अगर अपने रिश्तेदार के घर आए हो तो फिर यहां चाय की दुकान पर क्यों बैठे हो? वो इसलिए कि मुझे पता नहीं उनका घर कहां है, थकावट लग रही थी, सोचा चाय पी लूं, फिर घर ढूंढता हूं। उस व्यक्ति ने बड़े आश्चर्य से कहा, तुम्हें अपना रिश्तेदार का घर नहीं मालूम? बताया ना, दूर के रिश्तेदार हैं, बहुत सालों बाद आ रहा हूं। वो व्यक्ति कुछ सोचने लगा। रमेश उसका अगला सवाल समझ गया, इसलिए अपनी तरफ से ही बोला, हम तो कई सालों से हिसार में नौकरी कर रहे हैं, लखनऊ ही कमाना होता है। अम्मा बाबूजी कहीं आते जाते नहीं हैं। रघुनाथ सिंह ने शादी का कार्ड भिजवाया था। अब कि हम लखनऊ आए तो अम्मा बाबूजी पीछे पड़ गए कि जाकर मिल आओ। हमने भी मोटरसाइकिल उठाई और यहां आ गए। अपनी बात खत्म करके रमेश चुप हो गया। उसने सोचा था कि वो व्यक्ति शायद बात आगे बढ़ाए, उसे वंदना के गायब होने के बारे में कुछ बताए, लेकिन वो आदमी अपना फोन निकालकर कुछ करने लगा। रमेश समझ गया कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वो कुछ जानता है पर बताना नहीं चाहता है। रमेश चाहता था कि किसी भी तरह उससे कुछ निकलवाया जाए। वो कोई उपाय सोचने लगा जिससे वंदना का जिक्र हो सके। रमेश ने उस व्यक्ति से सवाल किया, आप तो रघुनाथ सिंह को जानते होंगे, इसी गांव के मालूम पड़ते हैं। उस व्यक्ति ने बिना उसकी तरफ देखे उत्तर दिया, नाम तो सुना है उनका। सुना है, बड़े अच्छे घर में उनका रिश्ता हुआ है। उस व्यक्ति ने रुखाई से कह दिया कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता है। उसकी रुखाई ने साबित कर दिया था कि वो बहुत कुछ जानता है पर बताना नहीं चाहता। अचानक वो आदमी उठकर खड़ा हो गया। चाय की दुकान के मालिक से बोला, लगता है भैया अभी बहुत समय लगेगा, जा रहा हूं। वो व्यक्ति चला गया। उसने पलटकर रमेश की तरफ देखा भी नहीं। रमेश भी उठकर खड़ा हो गया। चाय की दुकान के मालिक ने कहा, अरे साहब, बस कुछ ही देर में चाय भिजवा रहा हूं। ठीक है भैया, बस बैठे बैठे थोड़े पैर अकड़ गए थे। वैसे आप बता सकते हैं कि रघुनाथ सिंह जी का घर कहां है?
दुकान के मालिक ने कहा, ये जो सड़क जा रही है वो आगे जाकर बाईं तरफ मुड़ जाएगी। बस उससे कोई 100 मीटर दूर दाईं ओर का आखिरी मकान ग्राम प्रधान रघुनाथ बाबू का है। वो जो आपके साथ बड़ी देर से बातें कर रहा था वो तो उनका खास आदमी है, उसने कुछ नहीं बताया। रमेश का शक सही निकला था कि वो व्यक्ति रघुनाथ सिंह के बारे में बहुत कुछ जानता है पर बता नहीं रहा है। उसने दुकान के मालिक से कहा, रघुनाथ सिंह हमारे जानने वाले हैं। दरअसल हम बहुत दिनों के बाद यहां आए हैं, इसलिए उन्हें पहचाना नहीं, ना ही कोई जिक्र किया। दुकान का मालिक अपने काम में लग गया। रमेश बिना कुछ कहे वहां से चला गया। जैसा चाय की दुकान के मालिक ने बताया था, रघुनाथ सिंह का मकान मोड़ से 100 मीटर अंदर ही था। पक्का 2 मंजिला मकान था। मकान के बाहर एक सफेद सेंट्रो कार खड़ी थी। शाम के 4:30 बज रहे थे, देर हो रही थी। रमेश ने सतीश से मिलने को कहा था, इसलिए वो मलिहाबाद लौट गया। ढलता सूरज आसमान में पश्चिम की ओर किसी लाल गोले की तरह दिख रहा था। हनुमान जी के मंदिर के पास बरगद का एक पेड़ था। उसके चबूतरे पर रमेश और सतीश दोनों विचारों में खोए हुए बैठे थे। सतीश ने रमेश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जानता था मैं कि खबर मिलते ही तुम भागे आओगे। रमेश ने नाराज होते हुए कहा, जब पता है तुम्हें कि मैं वंदना के बारे में क्या फीलिंग रखता हूं तो मुझे खबर क्यों नहीं दी? वो तो रज्जो के मुंह से निकल गया, वरना मुझे पता भी नहीं चलता। अरे तुम नाराज हो रहे हो, तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम बेवजह परेशान होते। अब तुम भागे हुए आए हो तो क्या कर लोगे? खुद परेशान होगे, अपने घर वालों को परेशान करोगे। रमेश को अपने दोस्त की बात बुरी लगी। उसने कहा, मैं वंदना को खोजूंगा। कहां खोजोगे? उससे भी बड़ी बात, क्यों खोजोगे? उसे खोजने के लिए उसके मायके और ससुराल वाले हैं। रमेश गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। वो सतीश को घूर रहा था। सतीश भी जानता था कि उसने अपने दोस्त को ठेस पहुंचाई है। वो नजरें झुकाए बैठा था। रमेश ने आहत स्वर में कहा, मेरे बचपन का दोस्त, जिसे मैं अपने सबसे नजदीक समझता हूं, जिससे मैंने अपने दिल की हर बात बताई है, वो मेरा दोस्त कह रहा है कि मैं वंदना को लेकर परेशान क्यों हूं? रमेश गुस्से में जाने लगा। सतीश ने भागकर उसे पकड़ लिया, वापस चबूतरे पर बिठा दिया। उसे अपने दोस्त का दिल दुखाने का बुरा लग रहा था। वो उसके बगल में बैठकर बोला, बचपन का दोस्त हूं तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, तुम्हारे दिल के दर्द को भी समझता हूं। तभी नहीं चाहता था कि तुम यहां आओ, तुम्हारा टूटा हुआ दिल और दुखे। रमेश ने सतीश की तरफ देखा। सतीश परेशान था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके मन में कोई द्वंद्व चल रहा हो, वही सही और गलत के बीच झूल रहा हो। उसकी पीड़ा साफ दिखाई पड़ रही थी। रमेश ने कहा, दिल तो तुम्हारा भी दुख रहा है। कुछ है जो तुम छिपा रहे हो, लेकिन इससे तुम्हें भी परेशानी है और मुझे भी। इसलिए कह दो, तुम भी हल्का महसूस करोगे और मैं भी। अपने दोस्त की बात सुनकर सतीश बोला, मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि सच जानकर तुम कहीं खुद को संभाल ना पाओ, पर अब लग रहा है कि तुम्हें सब बता देना ही ठीक है। रमेश समझ गया कि बात गंभीर है। उसने कहा, देखो भाई, मैं बहुत बेचैन हूं, प्लीज अब सीधे सीधे सारी बात बताओ। तुम्हें पता है कि वंदना ने तुमसे शादी क्यों नहीं की थी? हाँ, उसने कहा था कि मैं बीएसएफ में हूं, मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए वो मुझसे शादी नहीं करेगी। पर मुझे पता था कि वो झूठ बोल रही है। वो मुझसे प्यार करती है, शादी करना चाहती है, लेकिन किसी दबाव में है। मैंने उससे कहा कि वो मुझे सब कुछ सच सच बता दे, पर वो नहीं मानी, अपनी बात पर अड़ी रही। रमेश एक बार फिर उठकर खड़ा हो गया। उसके मन में एक भूचाल सा उठा था। अपने आप को शांत करने के लिए वो इधर से उधर टहल रहा था। सतीश उठकर उसके पास गया, उसे गले से लगा लिया। रमेश भावुक हो गया। मुझे पता था कि उसकी कोई मजबूरी है जो वो मुझसे छिपा रही है। मैंने पता करने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ मालूम नहीं हुआ। मुझे उसके प्यार पर यकीन है, तभी तो उसके गायब होने की बात सुनकर मैं भागा चला आया। रमेश बहुत आहत था। वो परेशान होकर बोला, क्या उसे मेरे प्यार पर जरा भी यकीन नहीं था सतीश? यकीन था, तभी तो उसने तुमसे छिपाया।
वो जानती थी कि सच्चाई जानकर तुम उसके लिए जमीन आसमान एक कर दोगे। वो नहीं चाहती थी कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो, तुम्हें सुखी देखना चाहती थी। मुझे खुद से अलग करके सुखी देखना चाहती थी। क्योंकि सच्चाई बहुत भयानक है। तो बताओ मुझे, सच क्या है? सतीश ने बड़ी हिम्मत करके कहा, यार वंदना की शादी दरअसल एक सौदा थी। रमेश को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, कैसा सौदा? किसने किया ये सौदा? पैसों के लिए वंदना की शादी उस रघुनाथ से कराई गई। वंदना के घर वालों ने किया ये सौदा, उसके पिता ने और उसके भाई ने। जो कुछ रमेश ने सुना वो सचमुच भयानक था। वंदना के साथ उसके पिता और भाई ने गलत किया था। रमेश से खड़ा नहीं रहा जा रहा था। वो चबूतरे पर बैठ गया। सतीश उसके पास जाकर बैठ गया। उसने कहा, मैंने कहा था ना कि सच्चाई भयानक है, तभी तुम्हें पहले नहीं बताई थी। रमेश को सचमुच धक्का लगा था, पर अब एक सवाल उसे परेशान कर रहा था। उसने पूछा, सतीश, क्या वंदना की शादी से पहले ही तुम्हें यह बात पता थी? कैसी बात कर रहे हो यार? अगर मुझे तब पता चल गया होता तो तुम्हें पहले ही बता देता। तुमसे क्यों छुपाता? मुझे यह सब बाद में पता चला। सतीश का फोन बार बार बज रहा था, पर वो काट दे रहा था। इस बार फोन बजा तो रमेश ने कहा, किसका फोन है? वाणी का। तो उठा लो, हो सकता है कोई जरूरी काम हो। सतीश ने फोन उठा लिया। एक तरफ जाकर बात करने लगा। रमेश के मन में न जाने कितने सारे प्रश्न एक साथ उठ रहे थे। वंदना ने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? अगर उसके पूछने पर वो बता देती तो आज ये नौबत नहीं आती। वंदना के पिता और भाई ने ऐसा क्यों किया? क्या मजबूरी थी उनकी कि उन्हें वंदना की इस तरह बलि चढ़ानी पड़ी? सतीश को यह सब कैसे पता चला? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए रमेश बेचैन था। बात खत्म करके सतीश जब आया तो परेशान लग रहा था। उसकी परेशानी देखकर रमेश ने पूछा, क्या बात है? वाणी भाभी ने क्या कहा? मुझे घर जाना पड़ेगा। वाणी के मम्मी पापा आए हैं, कुछ ही देर ठहर कर चले जाएंगे। परसों वो लोग मेरे साले के पास कटक जा रहे हैं। रमेश के अंदर उठ रहे सवाल बवंडर मचा रहे थे। फिर भी वो बोला, ठीक है, जाओ। सतीश भी समझ रहा था कि रमेश अपने सवालों का जवाब जानने के लिए बेचैन है। वो बोला, मैं तुम्हारी मनोदशा समझ रहा हूं। अगर टाल सकता तो टाल देता, पर मेरे सास ससुर अब न जाने कब आए। मैं उनसे नहीं मिला तो वाणी को बुरा लगेगा। नहीं, ठीक है, तुम जाओ, पर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब आज ही दूंगा। याद है, पहले गर्मियों में हम लोग सबके सोने के बाद घर से निकलकर घूमते रहते थे। 11 बजे के बाद मैं तुम्हें मिस कॉल दूंगा, तुम बाहर निकल आना। सतीश चला गया। अंधेरा हो चुका था। मंदिर के पुजारी ने बत्ती जला दी थी। रमेश मंदिर में गया। हाथ जोड़कर उसने बजरंग बली से प्रार्थना की कि उसे धैर्य और साहस दे, वंदना को तलाश करने में उसकी सहायता करें। रमेश की प्रार्थना की कितनी सुनवाई होती है, जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।